नमस्कार। मैं विश्वजय पांडे प्रभु श्री रामचंद्र के पावन चरणों से पावन हुई धरती नासिक शहर से आया हूँ और मेरा भारत विकसित भारत 2047 पे बात कर रहे हैं। दोस्तों, जब मैं इस विषय को पढ़ा, मेरा भारत विकसित भारत 2047, तो मैंने सोचा विकसित भारत 2047 ही क्यों। मुझे समझ में आया हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और 2047 में हमारा भारत अपनी आजादी का शताब्दी मना रहा होगा और उस समय भारत को हम नेतृत्व कर रहे होंगे, तो हमारी विचार क्या होगी कि भारत सरकार को जानना है। इसलिए भारत सरकार ने हमको आज विषय दिया, मेरा भारत विकसित भारत 2047। दोस्तों, अगर हमें 2047 का भारत को देखना है तो हमें इतिहास के पन्नों को पलटकर पहले भारत के इतिहास को समझना होगा। भारत के इतिहास को समझ के वर्तमान में भारत क्या है, क्योंकि आज भारत आजादी के अमृत काल में है, तो आज जो भारत रहेगा इसके जरिए 2047 का क्या भारत होगा, इस पर बात करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो भारत ऐसा है कि विश्व ये बोल रहा है, विश्व ये बोल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। कलाम की बात को एक नया पर्याय लिखने, कलाम की बात को एक नया पर्याय लिखने, आधुनिकता की राह को, टेक्नोलॉजी की चाह को एक विश्व ये बोल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। कलाम की बात को युवा सच कर रहा, शास्त्री के सपनों को किसान सच कर रहा, विश्व ये बोल रहा, भारत आगे बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप विश्व के किसी भी समाचार पत्र को उठाकर देख लीजिए, द राउटर्स हो, द गार्डियंस हो, द न्यूयॉर्क टाइम्स हो, द एशियन टाइम्स हो, सबके पहले पन्नों पर लिखा ही आता है कि भारत आगे बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई वर्षों का आप न्यूज़ उठा के देखिए, विश्व यही सिर्फ कह रहा है कि भारत आगे बढ़ रहा है। हम बात करते हैं, पहले इतिहास से शुरुआत करते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उस समय हमारा देश पूरे विश्व में सबसे पिछड़ा हुआ देश कहा जाता था। हमारे देश में भुखमरी थी। हम जैसे ही आजाद हुए, हमसे ही टूटकर अलग हुआ हमारा पाकिस्तान, हमसे 1948 में जंग लड़ लिया। भुखमरी के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर बहुत सारे संकट आ गए, क्योंकि उस समय हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी आज है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। किंतु कैसे कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने IIT और IIM का किया, क्योंकि उनको पता था, उन्होंने देखा था कि आधुनिकता की राह में अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा, तो हम विश्व के भागदौड़ में नहीं टिक पाएंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले IIT और IIM को 1956 में उद्घाटन किया और कहा कि भारत का युवा जब पढ़ेगा, उस समय का भारत का युवा जब पढ़ेगा, तो आज का भारत विकसित रहेगा और उनका सपना सच का मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 1962 में हमारे देश में बहुत भुखमरी पड़ी हुई थी। उस समय चाइना ने हमारे यहाँ पे हमला कर दिया और हमारे कई एकड़ भूमि को एक्वायर कर लिया। भारत के पास उसमें ताकत, सैन्य ताकत थी, किंतु आर्थिक ताकत ना होने के कारण हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा और हमें वहीं रुकना पड़ा। उस समय हम अमेरिका के पास लाल बहादुर शास्त्री जी गए, तो अमेरिका ने कहा, गेहूं देने से मना कर दिया और गेहूं देने को तैयार भी हुआ UN के दबाव में, तो हमें वो गेहूं देना था जिससे सुअर भी खाने से मना कर दे। उस समय लाल किले से लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और हरित क्रांति की शुरुआत की थी। उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने 1965 में हमला कर दिया, क्योंकि हमारा भारत देश उसमें आर्थिक रूप से कमजोर हुआ था, चीन के साथ लड़ा हुआ था, सैन्य रूप से भी कमजोर हुआ था। किंतु लाल बहादुर शास्त्री की उसमें डेथ हो गई। उसके बाद हमारे देश में इकोनॉमिक संकट, बड़ा संकट। किंतु 1991 में जब IMF ने हमें पैसे देने से मना कर दिया, हमारे पास सिर्फ हमारे देश को चलाने के 10 दिन हमारा देश चल सकता है, इतना ही पैसा था, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, हमारे पूरे विश्व के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ेगा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने LPG पॉलिसी इंट्रोड्यूस करा इंडिया में और भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के लिए खुल गई। उसके बाद से भारत ने जो तरक्की की राह पकड़ी, 2% से 4%, 4% से 6%, और आज आप सबको बताते हुए बड़ा गर्वान्वित महसूस होता हूं कि विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था 6.7 की रफ्तार से बढ़ रही। भारत सबसे विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि व्यवस्था की, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कही जाती है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि 1962 में अमेरिका ने हमें गेहूं देने से मना कर दिया था और UN के दबाव में जो गेहूं दिया था उसे सुअर भी ना खाए वैसे गेहूं दिया था। किंतु जब यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला किया तो पूरे विश्व के ऊपर खाद्यान्न संकट निर्माण हुआ और पूरा विश्व भारत की ओर टुक टुक निगाहें देखते रहा था। जब भारत ने चावल और गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, तो जो IMF ने हमें पैसे देने से मना कर दिया था, वही हमसे विनती कर रहा था कि ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो पूरा विश्व भूखे मर जाएगा। मुझे बताते हुए बड़ा गर्वान्वित महसूस होता है कि उस दिन 1962 से जो लाल किले से हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब नारा दिया था ना, वो मुझे उस दिन सफल होता दिखाई दिया। और उसके बाद वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट पब्लिश होती है कि पूरे विश्व का भारत के खदानों में इतना अनाज पड़ा हुआ है कि पूरे विश्व में अगर एक भी अनाज पैदा नहीं हुआ तो भारत 1 वर्ष तक पूरे विश्व के पेट भर सकता है। तो उस दिन मेरे
देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का सपना सच करता हुआ दिखाई दे रहा था। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा भारत 2047 में कहां होगा। दूसरी बात करते हैं टेक्नोलॉजी। आप सभी को पता है आज यूपीआई को 23 देशों ने अपना लिया है और वो देश बाकी देश अपनाना चाहते हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी कितनी जा रही है। हमारा चंद्रयान-3 मून के साउथ पोल पर लैंड करता है और विश्व का सबसे पहला देश बन जाता है भारत, जो मून के साउथ पोल पर लैंड हो जाता है और चौथा देश बन जाता है जो चंद्रमा पे लैंड किया है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ रही है। भारत की शिक्षा प्रणाली की तो मैं बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है विश्व की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उन सभी का नेतृत्व हमारे भारत देश के उस समय के युवा कर रहे हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में IIT और IIM को निर्माण किया था। विश्व वर्ल्ड बैंक के आज प्रेसिडेंट अजय बग्गा है, जो भारत से पढ़कर गए हैं। IIM अहमदाबाद से उन्होंने MBA कंप्लीट किया हुआ है। दोस्तों मैं बताता हूं 2047 का भारत कैसा होगा। आप सबको मेरी बातों को सुनकर, इन बातों को सुनकर समझ में आया होगा कि 2047 का हमारा भारत इससे भी कई गुना तेजी से आगे होगा। IMF और वर्ल्ड बैंक की ऐसी कहना है कि 2026 में भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। 2030 में भारत की जो इकोनॉमी है वो 10 ट्रिलियन की होगी और 2047 में भारत की इकोनॉमी 27 ट्रिलियन की होगी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। हमसे आगे सिर्फ चाइना होगा और चाइना को भी हम 2056 में पीछे छोड़ देंगे। ये वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्टें कह रही है। दोस्तों विकसित भारत की जब बात करेंगे तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2047 में जो पूरा विश्व खाना खाएगा उसकी थाली में जो खाना पड़ा रहेगा उसका 50% अंश कहीं ना कहीं से भारत से जुड़ा होगा। आज ऐसा कहा जाता है कि चाइना पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन हाउस है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज की स्थिति में भी भारत के पास सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर पावर है। किंतु 2047 में भारत दुनिया का टेक्नोलॉजी पावर होगा, क्योंकि आज दुनिया का स्टार्टअप हब भारत बनकर रह गया है। 2047 में भारत प्रोडक्शन हाउस हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत की सफलता कोविड में हमने सबने देखी कि भारत ने वैक्सीन बनाकर पूरे विश्व को प्रदर्शित किया। और मैं जाते जाते मैं यहाँ बैठे मेरे युवाओं से सिर्फ भारत के युवाओं से सिर्फ इतना ही आह्वान करना चाहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लंबी चीटी जब गाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पे हार नहीं सुराग सकती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।